तो बहुत सारे सुपर हीरोज़ हम देखते हैं फ़िल्मों में और स्पाइडरमैन हो गए, क्रिश हो गए और इसके अलावा सुपरमैन हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फ़िक्शनल कैरेक्टर्स हम जानते हैं, फ़िल्मों में देखते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में फ़रीदाबाद में हमारे पास साक्षात सुपरमैन हैं और सुपर हीरो हैं और वो हैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह और आप एसआई भी हैं। उसके अलावा आप जाने जाते हैं ट्रैफिक ताऊ के नाम से। तो सर आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है एजीएसकेआई पॉडकास्ट में। राम राम तेजस्वी जी, आपने हमारे को यहाँ पर आपके AGSKI 360 चैनल के माध्यम से आपने हमारे को यहाँ पर बुलाया और चाय पे कोई अच्छी चर्चा हो। तो सर आप बहुत घरेलू तरीके से जो है लोगों को ट्रैफिक का नियम पालन करवाते हैं और मैंने ये भी सुना है कि आप उठक बैठक भी करवाते हैं उनसे बड़े प्यार से। और मैंने एक वीडियो देखी कि आप वहाँ पे किसी ने ओवर स्पीड पे चलाया होगा गाड़ी, तो आपने उनको 2 घंटे तक वीडियो देखने के लिए बिठा दिया कि भाई बैठिए आप और वीडियो देखिए 2 घंटा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो ये जो घरेलू तरीके आपने अपनाए, क्या लगता है कि नियम थे वो काम नहीं कर रहे थे? देखो तेजस्वी जी, जो मेरा रोल है ना, हाँ, वो ट्रैफिक ताऊ का है। हाँ, और ताऊ एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा होता है कि जो शब्द जो ताऊ का है ना, वो एक माननीय शब्द है कि ताऊ का कहना भी सब लोग मानते हैं। हाँ, और समाज में देखा जाए तो जो ससुर होता है ना, जो बाप होता है, उससे कहीं बड़ा नाता जेठ का ताऊ का होता है। तो इसमें हम अपना हरियाणा कल्चर में जब हम खड़े होते हैं तो ये हमारा पूरा एक परिवार है। इस परिवार को किस तरीके से डील करना है, उसमें झगड़ा भी ना हो और समझ में भी आए, और पूरे हरियाणा को हमने साथ में लेकर चलना है। तो ऐसी हम चीज़ें निकाल निकाल के लाते हैं। जो गांव में ताऊ का रोल होता है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट में करते हैं। बिल्कुल। तो ताऊ की उपाधि आपको इसीलिए दी गई और इसके अलावा जैसे मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो कि आप ट्रैफिक के नियम तो बताते ही हैं और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं कि आप बेहतर खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बेहतर इंसान बनें और बेटियों और बहुओं और बहनों की रक्षा भी करें। तो ये ताऊ की पूरी जिम्मेदारी आप पूरे हरियाणा में निभा रहे हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कैसा लग रहा है? तेजस्वी जी, हाँ, आज अगर हम खाने की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो सबसे पहले मैं बच्चों से एक ही क्वेश्चन करता हूँ। हमने कामयाब होने के लिए, या जो अच्छी गाड़ी चलाने के लिए, या अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छा कारोबार करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हेल्थ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अगर हमारी हेल्थ है जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। खाना तो सभी खाते हैं और सभी सोते भी हैं। तो लाखों आदमियों में तो कोई कोई आदमी है जिसको खाना ठीक ठाक खाना आता है ना। तो बाकी पेट भरना और जीभ का टेस्ट ही लोगों को आता है। क्या खाना चाहिए फिर? मेरा अपना मानना है कि हमारे जो बॉडी है ना, उसके अंदर 75% पानी है। हाँ, अगर हमारी बॉडी का 75% पानी पूरा बरकरार रहे और उसके अंदर कुछ कमियां ना आए, हाँ, तो हमारी बॉडी एकदम फिट रहेगी, हेल्थी रहेगी। तो आज समाज में क्या हो चुका है कि अपनी जो बॉडी है उसकी देख रेख, जो उसको 75% पानी उसमें चाहिए, वो पानी जाता है अल्कलाइन। और अल्कलाइन पानी के बारे में इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। क्या होता है ये? ये होता है, ये लोग जैसे हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ये TDS को ही देखते हैं। हम इतने TDS का पानी ले रहे हैं, हमने घर में RO लगा लिया है, हाँ, इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। एक ORP मीटर भी आता है, अच्छा, जो कोई भी लिक्विड के अंदर हम लगाते हैं तो ये बताता है ये प्लस है कि माइनस है। जैसे कोरोना, अभी हमारे पीछे कोरोना काल बहुत ज़बरदस्त रहा, तो उसके अंदर कहते थे नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है, प्लस में जमा घटा में है तो ठीक है, पॉजिटिव प्लस है तो बीमार। ऐसे ही पानी का और इनका सभी का मायना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर जितना हम माइनस में लिक्विड लेंगे
उतना अमृत है, और जितना हम प्लस में लेंगे उतना ही जहर है। अब मैं आपको बताऊं, हम ये जो बिसलेरी का पानी पीते हैं ये +300 है। पेप्सी जो हम पीते हैं +2000 है। ये तो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया। हाँ, इसमें जो गुच्छे होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर प्रवेश होते हैं, जैसे हमारे शरीर में रूंगटे हैं, अगर हम किसी तालाब में या कहीं स्विमिंग पूल में स्नान भी करेंगे ना, तो इनके बालों के जरिए भी हमारे बॉडी में पानी अंदर जाता है। ऐसे ही अंदर से जब हम ये लिक्विड लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में जाता है। तो जिसका गुच्छा छोटा होगा वो जल्दी अंदर घुसेगा, और जिसका गुच्छा मोटा होगा वो नहीं जाएगा। तो जो अल्कलाइन पानी है वो हमारी बॉडी में सारा प्रवेश होता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्लस में है वो हमारी बॉडी में नहीं जाता है। तो इसलिए सफ़ेद बाल होना, एलर्जी होना, पेट में बगंदर या बवासीर होना, घुटनों में दर्द होना, बहुत ज्यादा हो गया इसका। ये जितनी भी बीमारियां, अटैक होना, ये सारी ही उसी का कारण है। तो काफी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपने लॉकडाउन्स में भी ट्रैफिक तो था नहीं लॉकडाउन्स में, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। फिर भी मैं आपको एक बात रह गई है, ये चर्चा तो हमारी हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा एक आम आदमी अल्कलाइन कैसे ले सकता है? ये हरी सब्जियां और फल फ्रूट से ही मिल सकती हैं। बाकी पेड़ पौधों से, हरे पत्तों से हमारे को मिल सकते हैं। हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा सके। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने खाना सीखना है तो सवेरे सवेरे 5 मंदिर जाइए, मंदिर का विजिट करिए। जो भगवान हमारे खाते हैं वही हमारा भोजन है। मंदिर जाते हैं आप? हाँ, ज़्यादातर आप मंदिर में जाओगे फल फूल और पत्ते और पत्तियाँ ही आपको मिलेंगी। अच्छा, तो क्या मतलब कौन से भगवान में आप बिलीव करते हैं? मैं सभी को मानता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। हर धर्म को, हर आदमी को, हर मैं ट्रैफिक में हूँ तो मैं अपना सभी जो आदमी ट्रैफिक नियमों की पालना करते हैं उन्हीं की हम कदर करते हैं, और जो नहीं करते उनको प्यार से हम समझाते हैं। फिर भी वो कहना नहीं मानते तो हम चलान भी करते हैं। किस तरीके के चालान करते हैं वैसे? हेलमेट जो ना पहने तो उनका क्या होता है फिर? देखिए, आज की डेट में हमारे 500 आदमी डेली शमशान घाट जा रहे हैं, और 5000 आदमी हमारे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक साल का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 1,55,000 आदमी की डेथ हो जाती है एट द स्पॉट, और 15 लाख आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जो कई कई साल अपना काम नहीं कर सकते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के सर में चोट लग गई, तो वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें सरकार ने क्या करा कि भी जब इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट में आदमी जा रहे तो कानून चेंज करो। कानून चेंज के अंदर क्या किया है कि जो जुर्माना जहाँ 100 रुपये का था, जैसे आपने हेलमेट बोला, हेलमेट का पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब 1000 रुपये कर दिया। पर फिर भी लोग 500 रुपए देके छूट जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई ऐसे चालान हैं जो 500 रुपये के हैं, जैसे नेम प्लेट के हैं या गाड़ी का नंबर नहीं है, उसके पास कई बार पैसे नहीं होते। हम भी इन्हीं के अंदर से ही पैदा हुए हैं, तो कई बार उसका 500 रुपये का कम से कम चालान भी पुलिस वाला उनकी हाव भाव को और उसको देख करके उसको नसीहत दे देता है कि भी आगे से हेलमेट लगाइएगा। और आगे से हेलमेट ना लगाना, तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, वेट ज़्यादा लेकर चलना, नशा करके गाड़ी चलाना, ये 7 मामले ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस भी सस्पेंड हो रहे हैं। अच्छा। और लगातार 4 बार आपका सस्पेंड हो गया लाइसेंस तो जीवन में आप कभी गाड़ी नहीं चला सकते। और एक बार सस्पेंड होने के बाद में 3 महीने के तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। फिर भी लोग सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस होते हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो हमारी भी कमियां हैं। तो आपकी जो शुरुआत हुई सिपाही बनने की, वो कहाँ से हुई? सिपाही जी मैं बड़ी मेहनत करता था, खेतों में ऊपर कोठड़े बस होता था, हमने भर्ती देखी। और उस टाइम मेरी पूरी 18 साल की एज हुई थी।
और जैसे भी हम दौड़ धूप करके आए तो वहाँ कप्तान जी थे हमारे, ऐसो वो जब भर्ती हुए थे, बोला रे ये लड़का भर्ती होने जोगा, तो आपकी कितनी उम्र है? तूने मेरे कागज़ देखे तो मैं पूरा 18 साल का हुआ था। उसने कहा ऐसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है कि इतनी कम एज में इतना हेल्थी और इतना मजबूत। तो मेरे को वहाँ ले लिया। फिर हम पूरा हरियाणा में हमने ड्यूटी करी। आर्मड फोर्स के अंदर थे हम, 5th बटालियन में। तो जहाँ भी कोई वीआईपी आता या कहीं तोड़ फोड़ होती, हम वहाँ पूरे हरियाणा में कोई ऐसी धर्मशाला नहीं जहाँ पर हमने कबूतरों की बीट साफ ना की हो। क्योंकि हमारे को थाने में तो रखा नहीं जाता था। कहीं पर भी कोई भी जिला बनाता नफरी आती तो किसी भी धर्मशाला में ठहरा देते, और धर्मशाला बंद होगी तो उसमें कबूतर ही मिलते हैं। बहुत कबूतरों की बीट साफ की हमने। 2013 में आईपीएस भारती अरोड़ा जी ने ये आपका एक मैस्केट लॉन्च किया था, ट्रैफिक ताऊ का, और वो मैस्केट लॉन्च हुआ था बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह द्वारा। तो उस वक्त कैसा लगा? फिर वहां से अब तक का जो सफर रहा वो कितना ज्यादा खुशी भरा रहा? सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैंने स्कूल कॉलेज ड्यूटी ज़्यादा की है। जैसे मैं बल्लभगढ़ मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, 100 एप्लीकेशन डेली लड़कियों की छेड़खानी की थाने में जाती थी। अगर 100 एप्लीकेशन बेटियों की जा रही हैं तो छेड़खानी हजारों में होती है। थाने में वही जाता है जिसका नाकों तक पानी भर आता है, आखिर में उसको पुलिस ही दिखाई देती है। बहुत सीरियस केसेस हो जाते हैं। तो वहाँ थाने की इनकम ही मतलब बहुत ज़्यादा छेड़खानी के मामलों की थी। और कुछ आईओ भी ऐसे थे वहाँ जो गरीब का बेटा छेड़ दे कम पैसे, अमीर का बेटा छेड़ दे तो ज़्यादा पैसे। तो मेरे को किसी तरीके से वहाँ पर ड्यूटी पर अम्बेडकर चौक पर लगा दिया। और फिर मैंने अपने जलवे दिखाए हैं। साइकिल उठाया, 150 किलोमीटर डेली मैंने साइकिलिंग की है। कभी उस स्कूल पे, कभी उस कॉलेज पे, कभी गलियों में, कहीं बाजार में, कहीं पार्क में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं बस स्टैंड पे, कहीं अनाज मंडी में। कुल मिला के मैंने 37 कॉलोनी और मोटा मोटी 100 स्कूल डेली मैंने इतना मेहनत से काम किया। 5 साल तक मैं घर पर छुट्टी फड़ो भी नहीं गया कि एक टाइम मैंने भोजन भी किया, भगवान का भजन भी किया। और कम से कम मैं 500 और हजार मजनू डेली पीटता। और मैंने वहाँ पर 0 टॉलरेंस कर दी। ये कह दिया अगर कोई भी बेटी की तरफ आंख उठा के देख जाए तो उसका जिम्मेवार वीरेंद्र सिपाही होगा। उसके बाद में शत्रुजीत कपूर जी आए यहाँ। उसने कहा अग्रवाल कॉलेज के अंदर कि एक पुलिस वाला ऐसा है जिसके अंदर अपनी ड्यूटी का जुनून है, वीरेंद्र नाम है और हवलदार है। और मैं डेली जब सीट पे बैठता हूँ तो पूरे दिन में 10 बार उसका चर्चा सुनता हूँ। मैं उसको थानेदार बनाऊंगा। तो शत्रुजीत ने मेरे को एडो का रैंक दिया, मैं को एसआई बनाया। उसके बाद में भारती अरोड़ा मैडम की एक सोच थी कि हम एक ताऊ लॉन्च करें पूरे हरियाणा में, हर जिले में 3-3 ताऊ बनाएं। और वो ताऊ स्कूल कॉलेज और समाज में जाकर के अपनी ताऊ की वेशभूषा में लोगों को जागरूक करें। फिर साल में उनका हम एक फैशन शो करें। अच्छा। और इसमें जो कपड़े पहनने में उसमें जो अव्वल आएगा और जिसके पूरे साल की जो एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी जागरूकता की, उसको हम इनाम भी देंगे। तो हुआ है ये तब से? तो वो तो नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे हमने कई ताऊ भी तैयार किए, पर उनका इंटरेस्ट नहीं था। कई तो जब मूछों वाले बुलाए सारे एक साथ तो कई तो मूछे ही कटवा गए। भाई हमारे को ताऊ तू नहीं मना, हम पुलिस की नौकरी करें, हम 2 पैसे कमाने आए, हम कोई ऐसे थोड़ी आए। तो लोगों में मिथ है कि जो ई व्हीकल्स हैं उनके कोई फाइन नहीं है। देखिए कितना सही है? सही ये है, ये एज ए साइकिल है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिसकी स्पीड 25 से कम है उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना उसका कोई नंबर है। और इसका मकसद ये है कि एज ए साइकिल है ये। जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो 22-23 की स्पीड से मैं साइकिलिंग भी करता हूँ। तो इसमें कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है और ना हेलमेट की ज़रूरत है।
वैसे हेलमेट साइकिल पे भी लगाना चाहिए, अपनी सेफ्टी है। वो ये एज ए साइकिल के रूप में इसको माना गया है। अब आगे स्पीड की ज़्यादा 25 से ऊपर की जो स्पीड वाली जो गाड़ियाँ आएंगी उन पर नंबर भी होगा, और जब नंबर होगा तो उसका चालान भी होगा। बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, प्लान कर रही है कि जल्दी से जल्दी भी ये जब जनसंख्या बढ़ेगी, और हमारे नितिन जी गडकरी जी ने तो ये कहा है 5 साल में तो बिल्कुल ही हम इन पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद कर देंगे, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आएंगी, तो ये गलतियां करेंगी तो इनका चलान तो अवश्य ही होगा। जितना बदलाव आता है फिर नियम कानून भी उतने ही चाहिए होते हाँ, हैं। पर ये मेरे पास भी 2 स्कूटरी हैं। एक पत्रकार ने मेरे को उसमें डाला हुआ है एडिट कर करके कि ताऊ की गाड़ी का नंबर नहीं है। जो हीरो की सबसे पहले जो गाड़ी चली थी उसका नंबर होता ही नहीं। दूसरा उसने कहा ताऊ का हेलमेट नहीं है, जो कि मैं पिकअप लगा रहा था, और रॉन्ग साइड फुर्र दे ही निकल गए। तो अफसरों ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया, और एक अफसर ने तो मेरे को इतना बड़ा जलील किया, शायद हिंदुस्तान में सबसे गलत आदमी मैं ही हूँ। शायद मैं हिंदुस्तान का सबसे गलत आदमी हूँ। अच्छा, मतलब इतना सम्मान लोग देते हैं आपको, लेकिन फिर ऐसे भी होता है? हाँ, इतना मेरे को टॉर्चर किया। शायद मैंने अपने 30 साल के जीवन में पहली बार ऐसे शब्द मैंने सुनने को मिले। क्या थे वो, फिर हमें बताइए। कि अखबार में उन्हें कटिंग देखी, बेकताऊ भी गलत चल रहा है, जो लोगों को जागरूक कर रहा है, तो इसको भी ज़रूरत है। कई पत्रकार ऐसे कट जाते हैं, पता नहीं कहाँ से वो मेरे से ऐसा चिढ़ा। फिर मेरे दिल में तो खुशी थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अगर जा उसने ऐसा निकाला तो उसका कोई समाधान भी निकलेगा। मैंने गलती की है तो मैं भी जुर्माना भरूंगा, मैं भी उसके अंदर आता हूँ। तो मेरे नोटिस भी निकाले गए, तो मैंने यही जवाब दिया उसमें, भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये 20 की 25 की स्पीड से ऊपर नहीं चल सकता, और इस पर हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और वैसे ज़रूरी भी नहीं है, इसका कोई चलान नहीं है, और मैंने कोई गलती नहीं की। इसमें पत्रकार का मुकदमा दर्ज किया जाए और मानहानि का कलम किया जाए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की छवि को ट्विटर पर खराब किया है, तो उसमें संज्ञान लिया जाए। आप ना अपनी परवरिश के बारे में बताइए। लॉकडाउन्स में भी आपने काम किया जब ट्रैफिक था ही नहीं रोडों पे, सड़कों पे लोग थे ही नहीं गाड़ियाँ लेके। तो आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई होगी, और आपके माता-पिता के साथ आपका जो जीवन वो वाला जीवन था माता-पिता के साथ। शुरुआत में क्या वो जैसे पहले मेरी माता जी चली गई, फिर पापा जी चले गए। मेरी माँ को 20 साल के करीब हो गए स्वर्गवास हुए, काफी टाइम पहले हो गया। कितने साल के रहे होंगे आप? मेरी माता जी, हाँ। नहीं, आप कितने साल के रहे होंगे तब? उस टाइम में होगा 35। अच्छा। नहीं, शुरुआती दिन की मैं पूछ रही हूँ कि जब आपकी परवरिश हुई होगी, जब आप बच्चे थे तब से पूछ रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी परवरिश हुई। हाँ, तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगी। मेरी माँ बहुत हट्टी कट्टी थी। हाँ। और जब तक मैं भर्ती हुआ, जब तक मैंने अपनी माँ का दूध पिया, यानी कि 17-18 साल तक मैंने माँ का दूध पिया है। अच्छा। और परिवार में सबसे छोटा हूँ, मेरी माँ बहुत तगड़ी थी। बाकी भाई आपके हैं? हाँ, मेरे से बड़े हैं सारे। एक बड़ी बहन है, फिर उससे छोटा भाई है, सबसे छोटा मैं। और हम अच्छे पशु भी रखते थे। हमारा 4 किल्ला का जमींदारा भी, और उनका दूध, हमने कभी दूध घी नहीं बेचे गाँव में। कहते दूध बेच दिया तो अपना बच्चा बेच दिया। तो भरपूर दूध के भंडार और रसम अट्टे कट्टे, खाने की कोई कमी नहीं। खूब खेतों में काम करते थे, खूब पढ़ाई करते थे। खेत में हमारे कुआं है, कोठड़ा है, यानी कि 2 मंजिला मकान, उसको जो छोटे उसको कोठड़े बोलते हैं, या मकान बोलते हैं। अच्छा। जहाँ ये फ्लैट बोलते हैं ना, कि फ्लैट बोलते हैं, जैसे 1 रूम सेट है, हमारे खेत में हरियाणवी भाषा में उसको कोठड़ा बोलते हैं। कोठला? हाँ, कोठड़ा। हाँ, उससे पहले जो घास फूस की झोपड़ी होती थी, उसके बाद में जो पक्के बनते उसको कोठड़ा बोलते हैं। हमने हमारे खेत में खाड़ा कुश्ती करने के लिए,
और सन 64 का बना हुआ कुआ अभी भी हमारे चल रहा है। वहाँ अभी भी हमारे बच्चे कुश्ती करने के लिए आते हैं, रेसलिंग करने के लिए आते हैं। तो हमने अपने खेत को भी संभाला, हमने पढ़ाई भी की, रेसलिंग भी की। और जब मैं 18 साल का हुआ और बैल भी हल भी मैंने जोड़ा है, और माँ का गोबर पानी भी, पशुओं का गोबर भी डाला है, और खेतों में कटाई भी की है। कोई भी जमींदार का ऐसा काम नहीं जो हमने नहीं किया। तो और उसके अलावा आपने इतनी अच्छी पढ़ाई भी की और उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब भी लिया। मैंने जैसे ही 10वीं की तो मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया। हाँ। हरियाणा, मेरा एक ही सपना था कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला बनूं, एक अच्छा सिपाही बनूं। पहले से ही सोचा हुआ था? हाँ, पहले से मैं बहुत एक अच्छा सिपाही हूँ। मेरी 30.5 साल की, मैं 11/8/92 को भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मैंने पूरी मेरी 30.5 साल की जॉब हो गई। आज तक मैंने किसी आदमी से कृपया रिश्वत नहीं ली। परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है। मैंने हमारी टीम से जब बात करवाई थी आपकी, तो आपने फीस के लिए मना कर दिया था कि मैं तो फीस नहीं लेता। जब हमने आपके लिए बुलाया, आपने बहुत गौरव से कहा था कि मुझे मेरे काम के लिए सरकार मुझे सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, और इसके अलावा मैं समाज सेवा करता हूँ। लेकिन मैं आज देखती हूँ जब सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम पे रीलें आती हैं, तो कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा सा नाम हो जाता है। तो जब हम उनसे बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, यानी बातचीत के लिए, तो वो हजारों में पैसे हमसे मांगते हैं और कभी कभी लाखों में भी मांगते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं और ज्यादा कमा लूं, और ज्यादा, मैं कहते हैं ना इंसान लालची होता है। मेरे मैम खर्चे नहीं है, मैं बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं इतना बड़ा संतुष्ट हूँ, शायद इंडिया में मैं पहला आदमी हूँ। ये चीज देखी हमें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि, मैं कह रही हूँ ना कि एक कहावत होती है। एक बात कहना चाहता हूँ, देखो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई ना, उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसको भगवान पैदा स्पेशल करता है, आम जनता में पैदा नहीं करता, स्पेशल चुन के पैदा करता है। जाओ, मैंने आपको एक पुलिस वाला बनाया, जनता की सेवा करो, आपके बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। आप जाइए, मैंने आपको मास्टर बना दिया, आप बच्चों को पढ़ाइए। जाइए, मैंने आपको डॉक्टर बना दिया, कोई भी बीमार हो उसका इलाज करिए। जाइए, मैंने आपको एक फौजी बना दिया, सीमा पर अपने देश को सुरक्षित रखिए। ये जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में जिसको सरकारी नौकरी मिली है वो बड़ा भाग्यशाली है। और भगवान ने स्पेशल उनको नीचे उतारा है। अगर परमात्मा ने हमारे को जिस मकसद के लिए नीचे उतारा है ना, तो उसी मकसद के हिसाब से हमें नौकरी करनी चाहिए। अगर वहाँ हम अपनी ही जनता का जिसकी सेवा के लिए भेजें, उसी का हम गला काटें, उसको हम टॉर्चर करें, उससे हम पैसे लूटें और अपनी सुख सुविधाओं के लिए अलग से कुछ एजेंडा तैयार करें, उससे भगवान बहुत बड़े, कभी जब वो नज़र उठा के देखते हैं 10-20 साल में, या जब भी नंबर आता है अपनी सेना की तरफ ध्यान करने का, तो उसका रिजल्ट परमात्मा के जैसे आग भरी और उसकी तरफ ध्यान गया। तो सोचा भी मेरे जो सेना में मैंने भर्ती किया था, अगर वो गलत चल रहा है, उसका रूटीन ठीक नहीं है, तो परमात्मा उसको बहुत बड़ा ढूंढ देता है। आपने अपने बेटे की बारात साइकिल पर वो आप लेकर के गए। जैसे ही वो 21 साल का हुआ, मैंने एक मैसेज डाला। हम तो ये कह रहे थे भी हम आपको गोद में लाएंगे, अपनी बेटी को सम्मान देंगे, तेरी को उड़ा पर आकर के, हम तो आपसे चुंदड़ी भी नहीं लेंगे, हम अपना तैयार करेंगे और बेटी को ले आएंगे। उन्होंने बोला ना जी, बारात तो चाहिए, मजा तो फिर साइकिल पाएंगे। फिर बेटे ने भी काफी कहा ऐसे कैसे होगा, मैं फिर आपने कैसे कर लिया, आपको माँ क्या करते, आपने 2 रुपये कमाए नहीं, प्यार कैसे कर लिया, आपने खर्चना था तो थोड़ा कमाना चाहिए था। उन्हें बुरा लगा कि आप साइकिल पे बारात लेके जा रहे हैं। फिर उधर से उसका मामा बोला ऐसे कैसे कर लेगा, मगर मेरे घर का चौधरी थोड़ी है भाई, तुम चौधरी तो मैं हूँ अपने घर का। लेकिन बाद में वो खुश नजर आ रहे थे कि साइकिल पे सुनो, चौधरी मैं हूँ अपने घर का। मेरा साला बोला तू मेरे घर का चौधरी थोड़ी, चौधरी बनना हो तो 20 लाख रुपये बोझ में डाल और अपना खर्च कर चौधरी बन जा।
लेकिन जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं शादियों में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो मतलब एक ट्रेंड हो गया है कि जब तक आप एक गाड़ी ना दो दहेज में, या कम से कम 20 लाख तो खर्च करो ही शादियों में, तो एक ट्रेंड बन गया है, फिजूल खर्ची करते हैं लोग। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, पहले मेरी बात रहेगी उसको देखो आप। फिर मैंने मैसेज डाला हम साइकिल में बारात लेकर जाएंगे, धोती कुर्ता और पगड़ी में बांध दूंगा तिरंगा, और साइकिल अपना खुद लेकर आए, वही बारात में शामिल होगा, ना तो कुर्ते पजामे वाला होगा ना पैंट शर्ट वाला होगा। अच्छा, पूरी बारात ही सेम अटायर में आएगी। हाँ, वो धोती नहीं बांधनी आई तो मैं बांध दूंगा। तो सभी हमारे समाज से धोती कुर्ते में लोग आए, साइकिल साथ में लाए, मैंने तिरंगा पगड़ी बांधी, हम वहाँ गए, हमने रास्ते में नाच गाना करते हुए आराम से गए, और वहाँ से हम दिन की शादी रखी, और दिन में हम 4 बजे तक दुल्हन को घर ले आए। और 1 रुपया जो होता है ना, 1 रुपया जिसको बोलते हैं, वो भी लोहे गिल्ट वाला, वही 1 रुपये की हमने वहाँ से ली। वहाँ से कोई जैसे ससुरे की अंगूठी होती है, भाई सासू के कानों के होते हैं, ये वो होते हैं, हमने कोई सोना चांदी या कुछ भी ना, कोई लेन देन हमने नहीं किया, और हम लड़की को अपने लिए आए। अच्छा, अब मैं सवाल पे वापस आती हूँ, लेकिन जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं शादियों में, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जब एक बेटी के लिए लड़का देख रहे हो, अगर वो इतना लायक बेटा है जो अपने घरवाली को ही भरपेट भोजन या उसकी सुविधाएं पूरी नहीं कर सकता, तो वो क्या दहेज से पूरी हो जाएंगी? नहीं हो सकती। बेटी जब अगले ने माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, तो उसमें दहेज का क्या काम रहा? वो कितना पढ़ाई पर खर्च करता है, कितना उसको पालन पोषण पर करता है। दहेज ना तो लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए। दो दहेज लेते हैं, और जो दहेज देते हैं मैं उनसे खिलाफत में हूँ। वो माँ बाप की कमर ही तोड़ता है, और ये समाज देखम देखा ऐसा कार्य कर रहा है। बाकी बेटी तो अगर 10 किलोमीटर दूर से घर से भी निकलेगी तो भी वो कुछ न कुछ लेके जाती है। तो बेटी को तो पूरा जीवन देना है, पता नहीं कब बेटी को जरूरत पड़ जाए। हमेशा बेटी का सहारा और दवा साथ में चलती है। बेटी तो इतनी जिंदा रहेगी, उसके बाद भी बढ़ते हैं, उससे पहले भी जाते हैं। दहेज का इसमें क्या काम होया? दहेज ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए। जो दहेज लेते हैं वो उनके रिश्ते भी बहुत कम चलते हैं। बिल्कुल। तो और इसी के साथ अच्छा सुन लो, एक और बताऊं, आपने दहेज दे दिया बेटी को, वो अगले नहीं ले रहे, वो बेटी ये मेरे मायके वाले ने दिया है, वो अपने कमरे, वो जितना दहेज देता उतने कमरे ब्लॉक हो जाते हैं और उनको ताला लग जाता है, घर छोटा पड़ जाता है। दहेज अगर मैंने बेटी या जो बेटा शादी करी तो बेटे को कार मैंने दी है, वासी नहीं दी कि कल ये लड़की ये ना कहे मैं अपने घर से ये लाई थी। नहीं बेटा, ये भी तेरा घर है, वो भी तेरा घर है, हमारा पैसा भी तेरा है, उनका पैसा भी तेरा है। आप मेहनत करें, आगे बढ़े, और अपने दम खम पे बाप के होटल में जो खा लिया, शादी हो गई, 2 पैसे कमाओ, और अपने मेहनत की कमाई से आप गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो, शौक करो। बाप के ऊपर कोई शौक नहीं करना। मुझे लगता है कि बेटियों को शिक्षित कर दीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा यही है। ना दहेज लेना ना देना, सबसे अच्छा है कि उन्हें शिक्षित कर दीजिए। शिक्षित होना भी जरूरी है। कई बार बेटियां ज्यादा शिक्षित होने के बाद में भी घरों में बहुत मोटे तनाव आ जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को सामाजिक ज्ञान देना भी, साधारण रहना, सामाजिक ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और वही काम आप कर भी रहे हैं, एक ताऊ की भूमिका आप निभा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से AGSKI 360 जो चैनल है, ये हमारा जो चैनल लॉन्च होया है, इसके माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले जहाँ भी हम निकलें जाएं, 1 घंटा पहले निकलें। 1 घंटा पहले निकलेंगे तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी नहीं होगी तो रेड बत्ती भी जंप नहीं करेंगे। आपको एक बात मानना है कि जितनी जल्दी मेरे को सड़क पर चलने के लिए है, इतनी जल्दी अगले को और इतनी जल्दी पिछले को है, सबको जल्दी। इसलिए अपनी गाड़ी को लाइन में चलाएं और जल्दबाजी ना करें, और
जितने भी ट्रैफिक नियम है, जो सड़कों पर हमने खरबों रुपया लगा रखा है, ये यू टर्न है, टी पॉइंट है, या नो एंट्री है, या हॉर्न ना बजाएं, यहाँ इतनी स्पीड है, इतनी नहीं है, सभी को आप देखते हुए अपना ट्रैफिक नियमों की पालना करें और अपना गंतव्य रास्ते तक आप प्यार से पहुँचे। सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और पिछला भी सीट बेल्ट लगाए और अगला भी लगाए। पीछे वाले ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी उसका चालान है, क्योंकि आजकल देखा जाए इमरजेंसी जब ब्रेक लगते हैं तो पिछले वाला सीट नहीं लगाता तो वो भी आगे आगे पड़ता है। और आजकल खान पान ऐसी होगी ये पसलियाँ टूट जाती हैं और आदमी ब्रेक लगने पे। हाँ मर जाता है। ये कई बातें ऐसी हैं जो हमने सारी की सारी हम 82 धाराओं के तहत चालान करते हैं। ट्रैफिक में कोई भी गलती करी तो आपका अपना पैसा है, आपका बड़ा मेहनत का पैसा है,